बहुत क्लियर होगी भाई, मेरी आवाज बहुत अच्छी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जसपाल तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम होगी। चलिए, तो पहले इस चैप्टर के बारे में दो तीन बातें सीख लेना है कि इस चैप्टर में थ्योरी भी बहुत है और न्यूमेरिकल भी है। इसी चैप्टर को खासकर 50% बात है। केमिस्ट्री में यही बहुत प्रॉब्लम है शुरू के चैप्टर में कि 50% पार्ट इसका आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है। इसलिए कुछ टॉपिक में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। ऐसे परेशानी नहीं होगी, मैं एक बात कह रहा हूँ, न्यूटन्स लॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है इसमें, तो वो मैं आपको दूसरे अंदाज से समझाऊंगा। ये टॉपिक फिजिक्स में भी है, जो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। असल जो केमिस्ट्री में है वो है क्वांटम नंबर। ये पर बहुत मेहनत करना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मजा भी आएगा। 50% पार्ट हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे और 50% पार्ट क्वांटम नंबर। तो आज पहला जो हम लोग चीज टॉपिक पढ़ेंगे वो है, टॉपिक डालिएगा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ेंगे। मतलब ये डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो शुरू में हम लोग सब आपको मालूम है कि डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है इनडिविजिबल हैं, लेकिन बाद में साबित हुआ नहीं है। एटम में भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। हमको तीन ही मेन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे बहुत सारे होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस पर उतना ज्यादा भी आपको पीएचडी नहीं करना है। तीन पर आपको पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक लिख लिया सारे लोगों ने? देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हम कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे। अभी लिखिएगा नहीं, अभी मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। पहली बात, सर डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, मैं एक एक बेसिक बातें आपको लिखाऊंगा, तो याद रखना है। इट इज मेड ऑफ गिलास containing, गौर से सुनिएगा, गिलास ट्यूब containing two thin metal sheet called electrode। मतलब इसका सिंपल स्ट्रक्चर जो होगा इस तरह का होगा, एक एनोड और एक कैथोड, और ये इसमें आपके पास होगा कैथोड है जो कि नेगेटिव होता है, एनोड है, ये मेटल प्लेट है, भी मैंने कहा दो इलेक्ट्रोड है। एकदम बेसिक से चलिए, एनोड है जो कि पॉजिटिव है, ये आपको पहले पढ़ना है। पहले यहाँ तक लीजिए सारे लोग। डिस्चार्ज ट्यूब एक गिलास ट्यूब होता है कंटेनिंग टू थिन मेटल शीट कॉल्ड इलेक्ट्रोड। यहाँ तक पहले लीजिए। वॉइस क्लियर नहीं है भाई, अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है। अरे वॉइस क्लियर है, तुफैल, जसपाल, युवराज कुंद्रे, फरहान नूर, सूबिया, आवाज क्लियर है मेरी?
अरे यार बहुत आवाज क्लियर है, हो सकता है आपको वहां से प्रॉब्लम हो, जिसको भी कुछ हो सकता है। देखिए मेरे पास दो दो मोबाइल रहता है, जब भी यहाँ दिखेगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। हो सकता है आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो, जिनको वॉइस बहुत अच्छी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए एक बात हमेशा, ये बेसिक आपने लिख लिया। अब आइए और से सुनिए अच्छे से, घबराना नहीं है, सब आपको अच्छे से आएगा। ये लिख लिया था ना, मैंने पूछा नहीं आपसे, लिख लिया था? ईमान, अम्मा, ईमान, दिव्यांशी सब लोग लिख लिया था? अच्छा अच्छा चलिए, ओके ओके। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, याद रखना है। इसी पर वो कल रिवीजन क्लास है, सुने अच्छे से। एक मिनट मैं डायग्राम बना देता हूँ। युवराज डायग्राम देख लीजिए, अभी और आएगा, बहुत दफा डायग्राम बनेगा। हाँ सब कुछ नोट कीजिए, जो छूट जाए कहिए सर दोबारा। लीजिए युवराज क्या पूछ रहे थे? हाँ रिवीजन ट्यूसडे को है, रिवीजन ट्यूसडे को है, सॉरी रिवीजन ट्यूसडे को है। मैं टॉपिक आज बता दूंगा क्या क्या देख कर आना है, कि आप अच्छे से पूरा अब जो पढ़ेंगे ना, अब आपको और मजा आएगा। अब तो एक दफा पढ़ लिया। युवराज बताओ ये आया समझ में? ये लिख लिए युवराज? युवराज यस। अब आइए गौर से सुनिए, एकदम आराम से समझिए। अब क्या हुआ, ये तो डिस्चार्ज ट्यूब होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब किया गया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया। मैं इसलिए डिटेल में बताऊंगा। मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, जब एक्सपेरिमेंट के लिए डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया तो उसमें मॉडिफाई किया गया। क्या मॉडिफाई किया गया? और से सुने, ध्यान देंगे अच्छे से। टॉपिक डाल लीजिए सारे लोग, एकदम अच्छे से टॉपिक डाल लीजिए। हाँ पहला मॉडिफिकेशन, होल वाज क्रिएटेड, एकदम अच्छे से, इन एनोड, एनोड प्लेट, और मैं लिख देता हूं एट द मिडिल, बस एक छोटा सा होल एट द मिडिल किया गया। ये जब एक्सपेरिमेंट के लिए डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये मॉडिफिकेशन हुआ। दूसरा लिखिए सारे लोग अच्छे से, जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड का काम क्या है, जस्ट अभी लिखाएंगे, घबराइएगा नहीं। ZnS screen was placed behind the एनोड, ये मॉडिफिकेशन करके एक्सपेरिमेंट किया गया, समझा? बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है यहाँ तक? बोलिए सारे लोग, मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, बोलिए बोलिए, यहाँ तक लिख लिया सब लोग? हाँ अब आइए, एकदम घबराइएगा नहीं, सब हम आपको सिखाएंगे। अब इसके नीचे एक स्टार पॉइंट, तुफैल प्लीज सब्र करना है, क्यों किया गया वो सब सिखाया जाएगा, अभी घबराइए नहीं। हाँ एक बात मैं जो बोलना भूल गया, जब मैं आपको बस मिडिल होल क्यों किया गया, अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट अभी करेंगे, उसमें हम बताएंगे। पहले हम ये सिखा रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, मैंने लिखा दिया। डिस्चार्ज ट्यूब में जो मॉडिफिकेशन, एक्सपेरिमेंट के लिए जो मॉडिफिकेशन किया गया, होल वाज क्रिएटेड इन एनोड प्लेट। क्यों किया गया, अभी पेशेंस रखिए, सब आएगा। ZnS स्क्रीन क्या होता है वो अभी मैं लिखाने जा रहा हूँ। वाज प्लेस्ड बिहाइंड द एनोड, गॉसोडोल ये मॉडिफिकेशन किया गया।
अब आओ एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक टर्म, एक कंसेप्ट पर ध्यान दो, उसको कहते हैं फ्लोरेसेंस। ध्यान देना, अच्छे से लिखना मत। फ्लोरेसेंस क्या होता है भाई, गौर से सुनो। ये अभी बता रहे हैं और अभी जस्ट 10 मिनट के बाद आएगा। जस्ट पहले इसको बता दिया कि जब टीचर पढ़ाएगा फ्लोरेसेंस, व्हाट इज फ्लोरेसेंस पहले आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं पहले लिखा देता हूँ। अभी दोबारा सब कुछ दोबारा बोला जाएगा, समझा? तो गौर से सुनो। द कैपेसिटी, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखिए। मेरी आदत है जब मैं पढ़ा दूंगा मैं पूरा दोबारा आपसे डाउट लूंगा, घबराना नहीं है। द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू ग्लो, ग्लो माने चमकना। जैसे आप रोड पर जब चलते हैं रात में, एक तो जब गाड़ी चलती है तो रोड में उपचुप उसके साइड में लाइट चमकती रहती है। द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू ग्लो तब when light falls on it, जब कोई लाइट इस पर स्ट्राइक करेगी तो ये ग्लो करेगा। उससे समझ में आएगा एक्सपेरिमेंट कि कोई रेज आ रही है या नहीं आ रही है। हम रेज को तो देख नहीं सकते, तो कैसे एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा कि वहां रेज है? तो ग्लो से वही लिखा गया था, कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू ग्लो व्हेन लाइट फॉल्स इन इट इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। बोलो बोलो, आया कि नहीं? अब इसका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट में आएगा, फिर हम लिख पाएंगे। फ्लोरेसेंस जब भी केमिस्ट्री में बोला जाए तो कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू ग्लो व्हेन लाइट फॉल्स इन इट इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। चलो बोलो बोलो सारे लोग फिर से बोलो। ये डिफिनेशन सबको समझ में आई? अभिजीत, कौशोडोल, मानस जोशी सबको आई? अभिजीत बाबू बताइए, अभिजीत, एमान, मानस बिन शाह, तुफैल, ओजैर, यश, जुबिया, कौशोडोल, मुस्कान। आप बताओ कौशोडोल क्या डेप्थ है? कौशोडोल जल्दी बोलिए, इस वाले में बोलिए क्या डेप्थ है? कौशोडोल क्या डेप्थ है? इसमें क्या डेप्थ होगा भाई? क्लियर है ना? तो फिर ओके ओके ओके। हर्षित, हर्षित कोई डाउट है यहां तक? हर्षित, अभिजीत, हाँ उसको मैंने रिमूव कर दिया, उस कौशोडोल को डिस्टर्ब कर रहा था वो। चलिए अब इसी के नीचे लिखिएगा कि फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, ये क्या बताना चाहता है। सच मटेरियल, और से सुनिए, सच मटेरियल हैज, such material is used to detect invisible rays such as अल्ट्रावायलेट। अब अल्ट्रावायलेट लाइट को आप देख नहीं सकते तो ग्लो से पता चलेगा। कैथोड रेज देख नहीं सकते, ग्लो से पता चलेगा। एक्स रेज देख नहीं सकते, ग्लो से पता चलेगा। तो याद रखिए केमिस्ट्री में फ्लोरेसेंस, और उसका एग्जांपल यही है ZNS स्क्रीन। ZNS स्क्रीन ZNS से मिलकर बना होता है ये। ZNS स्क्रीन जहां भी रहेगा आप समझ जाइएगा फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है। जब लाइट फॉल्स करेगा
तो वो ग्लो करेगा। समझा? इसका इसका यूज क्यों करते हैं? इनविजिबल रेस को डिटेक्ट करने के लिए। चलिए, कॉसोडोल, तुम कॉसोडोल रियल वाले कॉसोडोल हो शायद। कॉसोडोल, अब आप रियल वाले कॉसोडोल हैं, प्लीज बताइए। यहां तक लिख लिया, बताइए सारे लोग। अभी जी, एमान, अमान, अभी जी, हसपाल, मुस्कान, मुस्कान बताइए जल्दी। मानस रिंशा, हाँ ओके ओके। अब आइए, ये मैंने एक्सपेरिमेंट से पहले दो चीज आपको मैंने समझाया कि डिस्चार्ज ट्यूब में मॉडिफिकेशन क्या किया गया। अब हम आते हैं, पढ़ाते हैं आपको अच्छे से। अब देखिए, अब इसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि होल क्यों बनाया है क्या। अब देखिए, कैथोड रेस के जो क्या किया गया, तो लिखना शुरू कीजिए, मैं समझा दूंगा, आप लिखना शुरू कीजिए। व्हेन एनी गैस, और मैं समझाऊंगा, इस प्लेस इन डिस्चार्ज ट्यूब at very high voltage, 10 to the power 4 volt, and low pressure। पहले लिखिए, मैं सब कुछ समझाऊंगा। then it is found that gas ionizes and some invisible rays are moving from cathode to anode। This ray, this ray is called cathode ray। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, पहले लिख लिया सारे लोग। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में क्या रखा गया भाई? डिस्चार्ज ट्यूब में गैस रखा गया। अब गौर से सुनिए, पहले लिख लीजिएगा, आप लोग मैसेज कीजिए, लिख लिया तो मैं समझाऊंगा। मुस्कान, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, तुफैल, सब लोग। चलिए अब सुनिए, लिख लिया तो मानस निशा, युवराज, उजैर, यश, सब लोग, यश आपका, गौरव साहू, सब लोगों ने लिख लिया। हाँ लिखिए लिखिए, मैं इसलिए सबसे पूछ लेता हूँ, मैं इसलिए सबसे पूछ लेता हूँ। लिख लीजिए कि मुझे समझाने में आसानी होगी। चलिए, युवराज, युवराज लिख लिया। लिख लिया आपने? चलिए ओके।
देखिए अब गौर से सुनिए, यहाँ पर वैक्यूम पंप रखा गया, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है ये टू कंट्रोल द प्रेशर। पहले पूरा, फिर उसके बाद डाउट क्लास लेंगे। 1 मिनट अभी लिखिएगा नहीं, इसमें गैस लिया गया और दिस इज कैथोड, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया था। 1 मिनट रुकिएगा जी, सारे लोग एकदम डायग्राम पर ध्यान दीजिए। कैथोड, दिस इज एनोड, और यहीं पर मैंने लिखा था ना, ZNS स्क्रीन इज प्लेस्ड बिहाइंड द एनोड। और ये क्या है? टू ग्लो करना, फ्लोरेसेंट सब्सटेंस, फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। क्लियर है? तो यहां तक आपको ये याद रखना है कि यही जिन्होंने पूछा था कि होल क्यों बनाया गया, तभी रेस देखा ये गया कि सम इनविजिबल रेस कैथोड से आ रही हैं, और तभी तो पास करेगा इस होल से, तभी स्ट्राइक करेगा। जब स्ट्राइक करेगा तो ग्लो होगा, क्योंकि आप इनविजिबल रेस को देख नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर फ्लोरेसेंट सब्सटेंस लाया गया। होल इसलिए लगाया गया कि रेस इसके पास करेंगी। तो समझा? तो आप यहाँ पर और से समझेंगे, ये आपको बताएंगे। अब मैंने वही सिखाया कि जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को हाई प्रेशर पर, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर रखा गया। अब कोई पूछेगा हाई वोल्टेज क्यों? तो आपको मालूम है कि गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो जे थॉमसन ने क्या किया कि बहुत ही हाई वोल्टेज लिया, इतना हाई वोल्टेज लिया कि भाई एच गैस में जो इलेक्ट्रॉन है वो आयोनाइज होकर, देखिए इलेक्ट्रॉन दिया, इतना ज्यादा एनर्जी हो जाएगा कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अगर हीलियम लिया गया तो हीलियम गैस आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन गैस लिया गया तो वो आयोनाइज होकर। अब चूंकि ये एनोड की तरफ जा रहा है, इससे साबित हुआ कि इस रेज में कोई ना कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। नेगेटिव है तभी एनोड की तरफ जा रहा है। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि दिस रेज इज कॉल्ड कैथोड, और कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अभी और एक्सपेरिमेंट होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाया जाएगा। पहले अभी जो मैंने बोला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ एनी गैस प्लेस्ड एट हाई, वेरी हाई वोल्टेज, क्यों लिया गया? क्योंकि गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, नंबर 1। लो प्रेशर क्यों लिया गया? अगर हाई प्रेशर लेता तो गैस एक दूसरे के करीब, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड हो जाते। तो दैट द रीजन उन्होंने हाई वोल्टेज लिया और लो प्रेशर लिया। तो गैस आयोनाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा एनर्जी मिली कि गैस से, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसीलिए हाई वोल्टेज। तो कुछ देर के बाद देखा ये गया कि ZNS स्क्रीन ग्लो हो गई। इससे साबित हुआ कि सम रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड एनोड। बताइए यहां तक सबको समझ में आया? आप कोई डाउट? ठीक ठीक ठीक, मैं एक एक साथ सबका डाउट लूंगा। युवराज का डाउट मुझे समझ में आ गया, मैं सबको एक साथ लूंगा। चलिए पहली बात, जिन्होंने पूछा था होल क्यों लिया गया, वो डाउट सबका क्लियर हुआ? छोटा सा मिडिल में होल क्यों बनाया गया, ये डाउट सबको क्लियर है?
कि तभी एनोड कोई भी रेस पास करेगी होगा। चलिए चलिए, और कोई युवराज का डाउट आ गया, और किसी का डाउट है? मैं सबको एक साथ पढ़ाऊंगा। प्रेशर वाला समझा दीजिए, ठीक है उजैर, ये भी समझा देंगे। चलिए एक दफा और रिपीट कर देते हैं, एक दफा और। ठीक है ठीक है। अभिजीत आपको कोई डाउट? मैं एक साथ डाउट लूंगा। अभिजीत आपको कोई डाउट? मुस्कान प्लीज बोलिए, मुस्कान, कॉस्कोडोल, खासपाल, मानस बिनशा, मानस जोशी, यश, किसी को डाउट? मैं फिर सबको मिला के डाउट दूंगा। ओके अच्छा चलिए एक दफा और मैं रिपीट करता हूं। तो यहाँ देखिए, चलिए मैं दोबारा बोलता हूँ। दोबारा पहले वो लाइन आपको लिखाया गया कि जे थॉमसन ने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को रखा, कोई भी गैस, और उसको क्या किया, हाई वोल्टेज पर रखा। किस पर रखा? हाई वोल्टेज पर। ठीक है, तो हाई वोल्टेज पर क्यों रखा? उसकी वजह ये थी कि गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता युवराज। नॉर्मल वोल्टेज, वोल्टेज दिया गया दिया गया दिया गया, इतने वोल्टेज पर पहली बात तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, H2 होता है। पहले ये ब्रेक करेगा, फिर आयोनाइज करेगा। इन सब को होने के लिए मोर एनर्जी चाहिए। इसीलिए वोल्टेज देने का क्या मतलब होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना, काइनेटिक एनर्जी देना। तो पहले ये गैस के फॉर्म में तो ब्रेक होगा एटम में, फिर वो आयोनाइज होगा, तभी जेडएनएस स्क्रीन ग्लो की। इससे साबित हुआ कि कुछ ना कुछ इनविजिबल रेज हैं जो कैथोड की तरफ से आ रही है और एनोड की तरफ जा रही है। समझ में बात आ रही है? तो एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करने के लिए फ्लोरेसेंट सब्सटेंस लगाया गया, जो मैं आपको दिखा चुका हूं मॉडिफिकेशन में कि बिहाइंड द एनोड। बोलिए युवराज, हाई वोल्टेज वाला कंसेप्ट आया? युवराज सबको हाई वोल्टेज वाला कंसेप्ट आया? नहीं है तो लिख लीजिएगा। सिंस गैस आर bad conductor of electricity, bad conductor of electricity, therefore आप लिख सकते हैं therefore, अगर आपको लिखना हो तो very high voltage is applied। क्लियर है? अब आइए लो प्रेशर, एक स्टूडेंट का कंसेप्ट था। लो प्रेशर का क्या कंसेप्ट है? प्रेशर क्यों लिया गया? लो प्रेशर, प्रेशर देखो, अगर हाई प्रेशर लेंगे ना तो क्या होता? आयोनाइज तो होता, भीड़ हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो भीड़ हो जाती है। जब भीड़ हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कोलाइड हो जाएगा। जब कोलाइड हो जाएगा तो फिर एक्सपेरिमेंट सही से नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं करेगा। लो प्रेशर इसलिए लिया गया कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आसानी से हो जाए। जब भीड़ होती है ना, जब प्रेशर हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड कर जाएगा। क्लियर है? दैट द रीजन लो प्रेशर लिया गया। उजैर तुम्हारा डाउट क्लियर होगा हुआ लो प्रेशर वाला? ये आप लोगों ने लिख लिया है कि नहीं? जल्दी बोलिए। अच्छा एक दफा पक्का बोलिए, यहाँ तक पूरा क्रिस्टल क्लियर है?
यहां तक पूरा क्लिस्टर क्लियर है या नहीं? तब मैं आगे बढ़ूंगा। हर्षी, पूरा क्लिस्टर क्लियर है? मानस बिन शाह, गौरव साहू, फरहान नूर, मुस्कान, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है मुस्कान। लो वोल्टेज कहाँ लिखा गया? ईमान हाई वोल्टेज है ना, लो प्रेशर दिया गया है। ईमान कंफ्यूज नहीं हो, हाई वोल्टेज लिया गया है, लो वोल्टेज नहीं। लो प्रेशर इसलिए लिया गया बिकॉज एट हाई प्रेशर, because at high pressure electron will collide. At high pressure electron will collide. Therefore, low pressure is taken for the movement of electron. चलिए अब आइए, टॉपिक डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। पहली कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक सारे लोग लिखिए। ठीक, पहला लिखिए कैथोड रेज, एक पॉइंट लिखिए। कैथोड रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। पहला एकदम शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, it is invisible but light up a fluorescence substance। कैसे पता चला फ्लोरेसेंट सब्सटेंस? तीसरा it is moving in a straight line, it is moving in a straight line in the absence of, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और से सुनिए अच्छे से, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना के आपको समझाऊंगा। कोई भी रेंज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, कोई भी पूछे कैथोड रेंज कैसे मूव करती है, तो आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन। लेकिन याद रखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक। सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या होगा, वो हम आपको बताएंगे पूरा डायग्राम बनाकर। पहले बताइए 1 2 3 में किसी को डाउट है? 1 2 3 में किसी को डाउट है? जल्दी बोलिए।
1 2 3 में किसी को डाउट है? नहीं, अच्छी बात है, बहुत बेहतर। बहुत आसान आसान सब है आपको। किसको एक्सप्लेन करूं? यस, पहला तो आपको आ गया ना, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर लिखा जा रहा है। अभिजीत कौन वाला है, किसी को डाउट है क्या? सर 3 वाला। अच्छा 3 वाला। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेट लाइन मूव करने का क्या मतलब है, और से सुनो मैं बताता हूँ। अगर तुम इन कैथोड रेज के सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखोगे, तुम ये 9th 10 में पढ़े होगे, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक कास्ट शैडो। तो कास्ट शैडो का मतलब हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। और अभी तो मैंने कहा ना, ये वाला पॉइंट अभी जस्ट दूसरे नेक्स्ट पॉइंट में आएगा कि कैथोड रेज कैसे मूव करता है। तो आपका ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहनी चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हम आगे दिखाने जा रहे हैं अभी जी, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। उससे पता चलेगा कि ये चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। समझा? कैथोड रेज न्यूट्रल नहीं है, इसलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। ओके, हाँ। अब वही मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा देता हूँ, देखिएगा, मैं उसके नीचे डायग्राम बनाऊंगा। इन द प्रेस अच्छा देखिए, इन द presence of electric field and magnetic field, कैथोड रेज, यही देखिए आगे आपको समझ में आएगा, कैथोड रेज गेट्स डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। डिफ्लेक्ट इस लाइन को साबित किया कि भाई इसका जो बिहेवियर है यानी चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे मैं अभी आपको डायग्राम से पूरा समझाऊंगा कि डिफ्लेक्टेड का मतलब हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। समझा कि नहीं? उसके बाद इसी में लिखिएगा द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज इज सिमिलर। कैसे डिफ्लेक्ट किया? इज सिमिलर टू दैट expected from negatively charged particle, expected from negatively charged particle। इससे साबित हुआ, मैं पहले लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। इट मीन्स कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। तो यही जो मैं पहला पॉइंट लिखा रहा था कि भाई कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कैथोड रेज गेट्स डिफ्लेक्टेड, और उसका बिहेवियर उसी तरह होगा जैसे कोई नेगेटिव। जैसे अभी मिसाल मैं देता हूं, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया आप लोगों ने, बोलिए हाँ, सारे लोग बताइए। मानस जोशी आ रहा है समझ में? मानस बिन शाह, हाँ देखिए, मैं अभी आपको बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाता हूं। देखिए आपके पास, ये आपके पास है, ध्यान दीजिएगा।
एकदम डायग्राम से समझिए अच्छे से। युवराज, युवराज तुम बताओ, समझ में आ रहा है युवराज? यही रेस है, रेस जा रही है कैथोड से, हाई वोल्टेज है। अब ध्यान दीजिए, पहले क्या था जो अभिजीत सारे लोग समझिए, पहले क्या था, ये पूरा जो था स्ट्रेट लाइन, मान लो बी, स्ट्रेट लाइन में मूव किया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक्सटर्नल चार्ज प्लेट लगा दिया आप अलग से, तो देखा ये गया कि ये डिफ्लेक्ट कर गया, और किधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये इस बात को साबित किया कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ है। वही लिखा गया था, बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज is similar as that expected from negatively charged particle। वही कहा गया, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आया तो डिफ्लेक्ट कर गया। मान लो इस पॉइंट को ए, अगर मान लीजिए कि हमने एक और चीज रख दिया, यहीं पर साथ ही साथ समझा देता हूं मैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, देखो इसी तरह बना रहता है ना, यू टाइप, यू की तरह बना रहता है मैग्नेट। अब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेट साउथ पोल नॉर्थ पोल बना दिया, तो देखो ये भी डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इसका डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होगा, लेकिन डिफ्लेक्ट करेगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करे या मैग्नेटिक में डिफ्लेक्ट करे, डिफ्लेक्शन दोनों में होगा। बताओ सारे लोग, ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं अच्छे से? जब मैं समझाता हूं तो आप लोगों को नहीं आता है क्या? अरे अल्लाह, यहाँ देखिए भाई, फिर से समझाना पड़ेगा। एमन कहाँ रहता है आपका ध्यान? प्लीज यहाँ देखिए, सिंपल पॉइंट है, दोबारा देखिए। सारे लोग बताइए, सारे लोग आप बताइए, सारे लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिए, मैं ऐसे समझाऊंगा। बताइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर? यस या नो? क्या कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है? जल्दी सब लोग आंसर दें। नहीं, तो बताइए स्ट्रेट लाइन मूव करेगा कि डिफ्लेक्ट होगा? हाँ, स्ट्रेट लाइन जाएगा। वही बताया गया, वही तो बताया गया कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है, एमन जाकिर, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। क्लियर? अब हमने क्या किया, एक अलग से नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट, एक अलग से नेगेटिव प्लेट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब चार्ज, आप अलग से एक्सटर्नली चार्ज प्लेट दे दिया, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिक्स में पढ़िएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है चार्ज, कोई एक्सटर्नल चार्ज दिया। अब बताइए सारे लोग, स्ट्रेट लाइन में जाएगा कि डिफ्लेक्शन होगा? अब बोलिए मनसा की सब लोग बताइए, डिफ्लेक्शन होगा? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा कि क्या देखा गया? देखा ये गया, देखा ये गया कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया। पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने का क्या मतलब हुआ कि ये इसमें कोई ना कोई नेगेटिवली चार्ज है, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। आया सबको समझ में यहां तक? जल्दी बोलिए। एमन, एमन, हाँ, अब मैं कह रहा हूं, अब सुनो अच्छे से। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम, ये तो अलग अलग किया गया, हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक साथ दिखा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में अलग अलग किया गया था, ये पॉइंट याद रखो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा गया डिफ्लेक्टेड, मैग्नेटिक फील्ड अलग से रखा गया डिफ्लेक्टेड।
हम चूंकि अब 2 दफा डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं एक ही में दोनों को बना देता हूं, तो कंफ्यूज मत होना। अब मैंने क्या किया कि ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाला ले लिया। होता है ना मैग्नेट, यू टाइप होता है, मैग्नेट जो होता है। इसमें भी देखा गया कि डिफ्लेक्ट हुआ, गौर से सुनो, इसमें भी डिफ्लेक्ट हुआ और इसका बिहेवियर नेगेटिव चार्ज के बराबर है। लेकिन जब एक साथ दिखाओगे तो नेगेटिव और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन अपोजिट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन दोनों में होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक दफा और, सारे लोग 2 मिनट शांत होकर सुनो। कैथोड रेज moving in a straight line in the absence of electric field and magnetic field. पहला पॉइंट। दूसरा, when external electric field is applied, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, then it gets deflected। हर्षित कोई क्वेश्चन नहीं अभी, प्लीज सुनो, फिर क्वेश्चन पूछोगे हर्षित, तुम्हारा लिखने में टाइम, फिर अभी बोलो मैं डाउट पूछूंगा, रुको अभी मुझे समझाने तो हर्षित। हाँ चलिए यहाँ देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है इसी में समझ में आ जाए, तो और से सुनिए। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो देखा ये गया कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। तो बात पता चली कि भाई नहीं, ये न्यूट्रल नहीं है, इसमें चार्ज पार्टिकल है और उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपने देखा कोई भी गैस हो रहा है आयोनाइज करके H+ दे रहा है। Similarly, when magnetic field is applied, then it also gets deflected. इसका भी बिहेवियर इस तरह था। अब पूरा मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ा नहीं है, बस इतना याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो डिफ्लेक्ट हुआ। तो डिफ्लेक्ट कौन करता है? जो चार्ज पार्टिकल। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ करोगे तो दोनों में डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन का बिहेवियर जो होगा वो डायरेक्शन वो अलग अलग होगा। डायरेक्शन अलग होगा लेकिन साबित यही होगा दोनों से कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक एमन जाकिर, ये डायग्राम पहले बना लो, मैं हर्षित का मैं देख लेता हूं। हाँ देखो, तुम जो पूछे हो ना, देखो हर्षित मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स आप पूरी तरह भी पढ़ा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ फिजिक्स अभी पूरा इसलिए पढ़ा नहीं है, तो बहुत सारी बातों में आपको अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। अब फिजिक्स में तुम जब पढ़ोगे ना तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में, समझा कि नहीं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में नॉर्थ को पॉजिटिव कहा जाता है और साउथ को नेगेटिव कहा जाता है। मेरी बात समझ में बात आ रही है ना? तो समझ लो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये फिजिक्स में पढ़ेगा। बस आप इतना भी पढ़ें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाएगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। और एक लाइन बस याद रखें, इसका बिहेवियर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह है। तो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि पहले ये फिजिक्स में लास्ट में ये पढ़ना है, तो इसलिए टीचर को शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है समझाने में। चलिए आया कि नहीं यहां तक, बोलिए अच्छे से। युवराज कुंद्रा आपका, उजैर, यश आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। युवराज, युवराज ये वाला समझ में आया? डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। बहुत अच्छे। मानस जोशी, सॉरी मानस बिनशा, तुफैल, सबको समझ में आ रहा है? गौरव, फरहान नूर, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
सारे लोग ध्यान दीजिएगा। कितना पॉइंट हुआ था अभी? कितना पॉइंट लिखाया था? 3 पॉइंट लिखाया था कि 4 पॉइंट? 3 पॉइंट था कि 4 पॉइंट? अच्छा 4 पॉइंट था। चलिए हाँ, 5th पॉइंट में लिखिएगा इफ, लिखिए ये सब एक्सपेरिमेंट है। लिखिए इफ लाइट पैडल व्हील, अब ये सब एक्सपेरिमेंट है। मैं अभी असल में पैड पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब पैड पूरी तरह मुझे अच्छे से आ जाएगा ना, तो मैं और अच्छे से डायग्राम सबको मैं बना हुआ दिखाऊंगा। तो लाइट पैडल व्हील इज प्लेस्ड, अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस पर रात भर। लाइट पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ, लिखना शुरू कीजिए, मैं फिर समझा दूंगा। इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, देन देखा ये गया जब लाइट पैडल व्हील को देख किया गया, समझा कि नहीं, देन इट इज रोटेटिंग, ये रोटेट होने लगा। तो इससे क्या मालूम हुआ? इट मीन्स कैथोड रेज, मैं समझाऊंगा दोबारा, घबराइएगा नहीं, कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल को कहते हैं हैविंग मास, हैविंग सम मास, या दूसरी मीनिंग इट इज कॉल्ड मैकेनिकल अफेक्ट। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, पहले ये लिख लीजिए, मैं समझाता हूं आपको। If light paddle wheel is placed in the path of cathode rays, क्यों रोटेट किया? और से सुनिए अच्छे से, हसपाल मानस सब लोग समझिए। लिख लीजिए, पहले बताइए लिख लिया कि नहीं? चलिए अब सुनिए, जैसे ये रेस मूव कर रहा है, देखिए दिव्यांशी, आमना, अब्बास सब लोग, और यहाँ पर क्या है, एक लाइट पैडल व्हील है, ठीक है? तो ये रोटेट कर गया। खुद सोचिए रोटेट क्यों किया होगा? ये अपनी एनर्जी को इसमें ट्रांसफर, मूव कर रहा है, तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mvs पर, मतलब इसमें मास है। ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए ये लिखा गया लाइट। अब थाली भरकम जाके मत रख दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। इस बात को साबित किया कि इसमें मास है। मैकेनिकल अफेक्ट का मतलब, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ही होता है एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी इसमें दिया। बोलिए बोलिए, जो मैंने समझाया, हर्षित, मानस जोशी, मानस बिंशा, युवराज कुंद्रे, यश, ओसैर, सब लोग को समझ में आया? जो जुबिया, तुफैल, तौसीफ, फरहान, दिव्यांशी, प्लीज प्लीज कमेंट। खसपाल, यानी कि अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, उसी तरह एक लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट। मानस जोशी, आपको नहीं आ रहा है क्या? मानस भाई, मानस जोशी, आपको आ रहा है ना? मानस बिन शाह, गौरव साहू,
प्लीज बोलते रहिएगा, आप लोगों की फिक्र है मुझे। हाँ वेरी गुड। अब लिखिए व्हेन, हाँ अब लिखिए व्हेन, एक लास्ट पॉइंट लिखिएगा, व्हेन thin metal sheet, thin metal sheet is placed in the path of cathode rays, then metal sheet gets heated, यानी गर्म हो गया। It is called, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, जैसे ये जो आप एक ट्यूब लाइट लगाते हैं वो भी कैथोड रे है, आप उसको आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन हीटिंग अफेक्ट होगी। पेनेट्रेट कहते हैं, पेनेट्रेशन पावर, इट इज कॉल्ड हीटिंग अफेक्ट ऑफ कैथोड रेज। तो थिन मेटल शीट को रखा गया तो थोड़ा गर्म हो गया, इसके मतलब हुआ हीट भी कर सकता है। अब ज्यादा हीट नहीं करेगा लेकिन हीट करेगा। चलिए तो आसान पॉइंट है, आपको समझ में आ। अब आइए मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको कितना समझ में आया। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन और इसको मैं बहुत अच्छे से नीचे लिखवाऊंगा, प्लीज सारे लोग ध्यान दें। किसको कितना समझ में आया वो अब आपको पता चलेगा। तो देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कोई भी गैस को हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर रखा गया तो ये देखा गया कि भाई गैस आयोनाइज हो गया, सम इनविजिबल रेज कैथोड से एनोड की तरफ आई। उससे पता चला कि भाई, अब देखिए, अब आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये 7वां प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां सुनिए, मान लीजिए ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और से सुनिए, हमने यहाँ हाइड्रोजन गैस रखा, हाई वोल्टेज दिया, सब कुछ हुआ, तो एक हाइड्रोजन गैस आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक, सारे लोग सुनिएगा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, जहां हीलियम गैस रखा, हीलियम गैस भी आयोनाइज हुआ। तो अब बताइए क्या कैथोड रेस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी दोनों में कि सेम रहेगी? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, दोनों में द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस सेम की डिफरेंट? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे युवराज, हाँ सेम। क्यों? बिकॉज हर गैस आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन ही तो दे रहा है, हर गैस आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है। तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड, 4 ऑप्शन दे देगा। तो गौर से सुने, द कैरेक्टरिस्टिक्स, गौर से सुनिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ cathode rays does not depend upon nature of gas, nature of gas। पहली बात, गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? हर गैस आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन ही देगा। पहली बात, और से सुनिए अच्छे से, या ये वाला अभी लिखिएगा नहीं, ये वाला लाइन सबको समझ में आ गया? अब सुनिए, युवराज आया समझ में, एमन जाकी, उजैर, ये कैथोड रेस की कैरेक्टरिस्टिक गैस पर डिपेंड नहीं करती। युवराज, युवराज आप बोलिए, अब आओ। चलिए ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलना, दूसरा आंसर देना। मान लो, अच्छा मान लो यहां पर हमने सोडियम मेटल की शीट लिया, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल इलेक्ट्रोड लिया, उसी का कैथोड उसी का एनोड लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, आयोनाइज हुआ। ठीक,
यहां पर हमने मेटल प्लेट चेंज कर दिया, सीजियम का ले लिया और हीलियम गैस है या हाइड्रोजन ही गैस है, चलो हाइड्रोजन गैस है। बताओ अब कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगी कि सेम होगी? इलेक्ट्रोड आपने चेंज कर दिया है, बोलो 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 बोलो, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे से आ रहा आपको, बहुत बेहतर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। एंड समझा कि नहीं? बहुत अच्छे। एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, material of electrode, which is very important. The characteristics of cathode rays does not depend upon nature of the gas and material of electrode. बताइए अच्छे से आया? तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कंक्लूजन। क्या समझ में आया? चलिए लिखिए, ये पॉइंट को लिख लीजिए, कंक्लूजन जल्दी लिखिए। क्या समझ में आया आपको? पहले लिख लीजिए सारे लोग, जब लिख लीजिएगा तो बताइएगा। इससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एटम। हर एटम में इलेक्ट्रॉन होगा। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ऑल द एटम्स। बोलिए आया कि नहीं सबको समझ में? इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम। हर्षित आपका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। गौरव साहू, मानस बिन शाह, आ रहा आपको? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब मैं आगे बढ़ने से पहले, कोई और डाउट है? इस अब तक जो पढ़ाया उस पर कोई डाउट है? फिर मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बोलिए, सच सच कोई शर्माइएगा नहीं। कोई डाउट है? ओके ओके ओके, हाँ, एक दो लेक्चर के बाद और मजा आएगा, समझा? ये तो बेस अभी तो शुरुआत ही हुई है। चलिए अब आइए गौर से सुनिए, गौर से सुनिएगा अच्छे से। नोट, एक लाइन छोड़ के नोट लिखिए, गौर से सुनिएगा। जे थॉमसन जो है ना, gives the value of E by M ratio। गौर से सुनिए, एक बात गौर से सुनिए, पहले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था वो नहीं आया था, ना मास आया था। जैसे मिसाल लीजिए, एक्स और वाई का रेशियो 2 है, रेशियो 2 है। अब कोई कहेगा सर एक्स वाई मालूम नहीं है तो 2, नहीं भाई कोई बात नहीं, रेशियो 2 है तो एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, 2/1 भी हो सकता है, 20/10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले जे थॉमसन ने E by M का रेशियो, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, M का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पहले उन्होंने E by M रेशियो निकाला। उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप पढ़ते हैं ये बाद में आया, पहले E by M रेशियो की वैल्यू आई। तो देखिए फिजिक्स में इस पर एक्सपेरिमेंट है। मैं देखिए मैं पढ़ाऊंगा भी तो नहीं समझ में आएगा। F is equal to QE, फोर्स का फार्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड BBB, उतना मत समझना आपको, उतना नहीं आना है, बस ये समझना है कि जे थॉमसन ने E by M का रेशियो दिया। अब सुनिए, केमिस्ट्री में E by M रेशियो को क्या कहते हैं? तो याद रखिए स्पेसिफिक चार्ज। कोई भी बोले स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला E by M, E क्या है तो याद रखिए चार्ज ऑन। अच्छा एक मिनट मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक मिनट में।
स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है Q by n, मतलब लैंग्वेज में चार्ज ऑन पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट पार्टिकल। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन के केसेस में स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? E by n। अब देखो, पहले यहां तक लिखो, फिर मैं बताता हूं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो यहां तक। और ये वैल्यू याद रखिएगा 1.7 10 to the power 11 याद रखिएगा, कूलम पर केजी। अब मैं इस पर एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं आपको, एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं। स्पेसिफिक चार्ज सबको समझ में आया? Q बाई एन जनरल फार्मूला। यहां पर चार्ज किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन का लेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेंगे। हाँ, 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 है, 11 कूलम पर केजी। हो सकता है कहीं पर ग्राम हो, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने केजी में लिखा है। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव कीजिए, चलिए एक ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, सब लोग आंसर दीजिएगा। अभी लिखना नहीं है, अब मैं एक्सपेरिमेंट को समझा भी दूंगा। अगर आप समझ जाइएगा तो बोलिएगा मुझे, मैं समझा भी दूंगा। पहला ऑप्शन, E by M रेशियो फॉर कैथोड रेज, किसका ज्यादा है किसका कम है, आपको ऑप्शन बताना। मानसवीर शाह का सी आंसर आया। माशाल्लाह, उजैर, उजैर का पहले आंसर। सब लोग आंसर दीजिए, वाह, बहुत बेहतरीन। सी इसका मतलब सबको समझ में आ गया। अभिजीत, सबको समझ में आ गया, वाह, वेरी गुड। क्यों? कोई भी गैस आयोनाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन ही देगा, O2 भी आयोनाइज होगा तो O फिर O प्लस E ही देगा, और हीलियम भी आयोनाइज होगा तो E ही देगा। सब में इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास सेम ही है तो रेशियो भी सेम होगा, गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अब मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ, बोलिए बोलिए अभिजीत, मुस्कान, सबको जिनका आंसर नहीं भी आया था, सबको समझ में आया कि नहीं? एक दफा बता दीजिए मुझे, सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बेहतर, बेहतरीन। अब आइए, मैं इस क्वेश्चन के बेसिस पर मैं कंक्लूजन लिखता हूँ। कंक्लूजन नंबर 1, the E by M ratio for cathode, लिख लीजिए ये सब आपको, is independent of nature of gas taken in discharge tube। ये सब लाइन काम देगा आपको। नोट्स एकदम अच्छे से बनाइए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए। नंबर 2, कंक्लूजन ये सबको समझ में आ गया था कि कैथोड रेज
कंसिस्ट ऑफ, ये लिख दिया था क्या कंसिस्ट ऑफ, अच्छा ये तो लिख दिया था ना, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, लिख दिया था ना कैथोड रेज। हाँ चलिए वेरी गुड वेरी गुड। एक और है लेकिन वो हम समझाएंगे आपको। और याद रखिए E/M रेशियो का बाकायदा एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स में, और एक और न्यूमेरिकल कैथोड रेज पर आता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं एनोड को कंप्लीट कर दूं तो फिर मैं उसको समझाऊंगा। चलिए यहां तक कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ द गैस, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करती, बिकॉज हर गैस आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन ही देगा। E/M रेशियो की वैल्यू बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके आई, और मैं आपको बता देता हूं कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था। प्लीज देख लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। एक्सपेरिमेंट इस तरह हुआ था, कैसे आया वो बाद में। टॉपिक डाल लीजिए, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक। फॉर E/M रेशियो लिख लीजिए तो टॉपिक, और डायग्राम जल्दी से बनाइए, जितना फास्ट हो उतना फास्ट बनाइए। बनाइए मजा आएगा आपको, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको आएगा, क्योंकि आप लोग साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। बना लिया, बनाना शुरू कीजिए। अभी जो बताया था, अभी एक एक्सपेरिमेंट सिखाया था ना नेगेटिव, और एक चीज और मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा, आपको और मजा आ जाएगा। ये मैग्नेट है, लिख लीजिएगा मैग्नेट। अब सुनिए, अच्छे से सुनिए, मैं समझाता हूं आपको। अगर आपको समझ में आ गया तो आप बोलिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। पहले एकदम बना लीजिए, ये मत कहिएगा सर हम बना चुके हैं, बना लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब सुनिए, मेरी पॉइंट पर गौर से सुनिएगा। एक्सपेरिमेंट क्या किया जे थॉमसन ने, एकदम सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पहले एक बात आप मुझे ये बताइए, क्या डायग्राम खूबसूरत लग रहा है आपको? क्या इन सर अच्छे से बना रहे हैं, खूबसूरत लग रहा है? ए अल्लाह, बहुत अच्छा भाई। हाँ। अब देखिए, हाँ बस अब मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। हाँ बहुत अच्छा, अब देखिए मुझे एनर्जी मिल गई। अब सुनिए, एकदम तो सुनिएगा अच्छे से, 2 मिनट सुनिएगा, एकदम कोई मैसेज मत कीजिएगा। हम लोगों ने ये पढ़ा कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज मूविंग स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया गया तो डिफ्लेक्ट हो गया। अब गौर से सुनो अच्छे से, अब हम दोनों जब एक साथ कर रहे हैं, गौर से सुनना, कोई एक वैल्यू ऐसी आएगी, गौर से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड को फिजिक्स में बी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही, मैग्नेटिक फील्ड को भी। जे थॉमसन ने क्या किया, दोनों की वैल्यू को एडजस्ट करते करते, अब बताओ जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो अब बताओ फिर भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। अगर हम दोनों की वैल्यू को सेम कर दें, एक साथ सेम कर दें, तो जीरो डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? बोलो 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 बोलो। हाँ वाह वाह वाह,
माशाअल्लाह, सबको समझ में आ रहा है। मैंने इसलिए सोचा कि ये पढ़ाई देता हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं इसको नेगलेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। एक दफा और, एक दफा और, एक दफा और से सुनिए। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, गेट्स डिफ्लेक्टेड, हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से आप कीजिए, गेट्स डिफ्लेक्टेड। आप दोनों एक साथ कीजिए, फिर भी डिफ्लेक्टेड हो गया। लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी आई कि इसीलिए देखो अपोजिट डायरेक्शन, अगर हम दोनों अपोजिट में है और मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर जीरो हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इसी लाइन का इस्तेमाल किया जे ने। उन्होंने क्या किया, एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिखो, फॉर जीरो डिफ्लेक्शन, लिखिए तो फॉर जीरो डिफ्लेक्शन, लिखिए तो सारे लोग, फॉर जीरो डिफ्लेक्शन, और नीचे लिखिए डिफ्लेक्शन बाई, आपको मजा आएगा, डिफ्लेक्शन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्शन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज, डिफ्लेक्शन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड should be, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, should be equal and opposite, equal and opposite to deflection by magnetic field। और से सुनो, और से सुनो, बताइए बताइए बताइए, सबको समझ में आया? जल्दी बताइए, डिफ्लेक्शन का ये सही लाइन है कि नहीं, सही लाइन है कि नहीं, जल्दी बोलिए, गवाही दीजिए, सही लाइन है? सब लोग गवाही दीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। फॉर जीरो डिफ्लेक्शन, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, और देखिए इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड बराबर, हाँ अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो डिफ्लेक्ट रहेगा मैग्नीट्यूड। इसी एक्सपेरिमेंट, अब देखो फॉर्मूले पे मत जाओ, अब मैं तुम्हें कहूं, अब मैं लिखूंगा भी ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उन्होंने क्या किया मैं बताता हूं, क्योंकि मैं वही कह रहा हूं, केमिस्ट्री में शुरू के लेक्चर में बड़ी प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में, क्योंकि बहुत सारी बातें फिजिक्स की रहती है तो समझाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ देखिए उन्होंने क्या किया, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम फिजिक्स पढ़ोगे 12 के फिजिक्स में, अब इतना मैं पढ़ा तुमको आएगा नहीं एक्सपेरिमेंट, क्यू ई होता है, अब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है पी वी ई। अब यहाँ पर ई लिखेंगे, क्यू इलेक्ट्रॉन है, अब दोनों को उन्होंने बराबर करके, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ई बाई एम का रेशियो निकाला, समझा? इस पर मत जाइए एक्सपेरिमेंट पर, आपको ये लाइन जो मैंने समझाया इसी पर, ई बाई एम रेशियो इसी पर आया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे डिफ्लेक्ट होगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल कर दें, अपोजिट हो, अपोजिट तो था ही, इक्वल कर दे, एक ऐसी वैल्यू एडजस्ट करते करते दोनों को बैलेंस कर कर उन्होंने ई बाई एम का रेशियो निकाला। बोलिए 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 बोलिए, आया कि नहीं सबको समझ में? इसीलिए मैं ये वाला नहीं पढ़ाना चाह रहा था, इस पर नहीं जाइए, अब इस एक्सपेरिमेंट पर जाइए और नेक्स्ट क्लास में और इस पर हम कुछ बातें करेंगे। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? बताइए, तो बताइए आज का लेक्चर थोड़ा सा अच्छा लगा कि खराब लगा? आज का लेक्चर कुछ समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ आज का लेक्चर? हाँ हाँ हर्षित नेक्स्ट क्लास में हम ये भी बताएंगे, हाँ स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए, सही तुम बोले, मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए, और बातें नेक्स्ट क्लास में लिखाएंगे, आज भी टाइम कम है। अब आप लोग क्या कीजिए, देखिए प्लीज, केमिस्ट्री पर कमांड करना, मेरी बात मानिए। अब आपको, हाँ अब आपको क्या करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी पढ़ना है और पीछे से पहला चैप्टर भी रिवाइज करना है, तो इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बता नहीं सकता, कोई टफ नहीं लगेगा आपको सब्जेक्ट।
हाँ 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 हाँ, समझ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू अलग ही हो सकती है क्योंकि एक दूसरे से ज्यादा पावर नहीं नहीं, यहाँ पर दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए। दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी तभी आप एडजस्ट जीरो डिफ्लेक्शन होगा। अगर मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ एक का भी ज्यादा हो गया हर चीज तो फिर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। तो दोनों की वैल्यू ई और बी सब की वैल्यू एडजस्ट करते करते एक वैल्यू ऐसी आई जहां पर देखा गया कि जीरो डिफ्लेक्शन है, तो वही लिखा गया इक्वल एंड अपोजिट। घबराइए नहीं, नेक्स्ट क्लास में और डाउट पूछ लीजिए। बोलिए, चलिए आज इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय। ओके टाटा बाय बाय।